IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF। आज हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स और पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना और पेन के बारे में। तो जैसा कि अब सब जानते हैं, पीरियड्स जो होते हैं वो हर महीने लेडीज को आते हैं और ये 12-13 साल की उम्र से यानी कि मिनार्के से शुरू हो जाते हैं और करीब 48, 50 या 52 जब तक कि उनका मीनोपॉज नहीं होता तब तक चलते रहते हैं। तो इन जो ये रेगुलर पीरियड्स आते हैं इनको हम कहते हैं माहवारी या फिर मासिक पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन। तो ये सब टर्म्स हैं जो कि हम पीरियड के लिए यूज करते हैं। तो जब पेशेंट कहते हैं कि हमारा इरेगुलर पीरियड हो गया है या चढ़ के आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कब आपका रेगुलर पीरियड काउंट होता है और कब इरेगुलर पीरियड होता है, यानी कि जो इरेगुलर पीरियड्स है उसकी क्या पहचान है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं, जैसे कि डे 1 जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं, उनके डे 1 को हम पीरियड का पहला दिन काउंट करते हैं। अब जब नेक्स्ट मंथ पीरियड हो रहा होता है तो उसको हम डे 1 से बीच का जो अंतराल होता है उसे हमें साइकिल डेज कहते हैं। यानी कि अगर आपके 21 दिन का साइकिल है, यानी कि पीरियड के फर्स्ट और सेकंड पीरियड के बीच में 21 दिन का गैप हो रहा है, तो 21 दिन का आपका साइकिल है। 28 अमूमन 28 दिन का साइकिल माना जाता है, पर 21 से अगर 35 दिन के बीच आपका साइकिल आ रहा है तो वो हम नॉर्मल काउंट करते हैं। परंतु अगर 35 से ऊपर दिन जा रहे हैं, जैसे कि आपको 2 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, तो इसको हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। इसके अलावा जब पीरियड्स आते हैं तो वो 2 से 5 दिन तक रहते हैं, कई बार 7 दिन भी रह जाते हैं। तो अगर 3, 4, 5, 7 दिन तक रहते हैं तो वो आपके नॉर्मल पीरियड्स माने जाते हैं। लेकिन अगर आपके जैसे पीरियड्स आए वो मोर देन 8 डेज, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन चलते हैं तो उनको हम इरेगुलर पीरियड्स मानते हैं। अब आता है ब्लड फ्लो। पीरियड्स के दौरान कितना ब्लड फ्लो होना चाहिए? नॉर्मल हम जो मानते हैं वो 40 से 50 ml तक हर महीने ब्लड निकलना चाहिए। इससे कम निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर आपका 80 ml, 90 ml इस तरह से ब्लड जा रहा है तो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम इरेगुलर पीरियड काउंट करते हैं। तो अब पेशेंट कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितने ml ब्लड निकला है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये पैड होता है, अगर वो फुल सॉक्ड हो जाता है यानी कि पूरा भर जाता है तो उसको हम 5 ml काउंट करते हैं। जैसे कि अगर आप एक दिन में 2 या 3 पैड चेंज कर रहे हैं और वो पूरे भर रहे हैं तो इसका मतलब आपका 15 ml ब्लड पर डे लॉस हो रहा है। अगर आपका 4 दिन का पीरियड है और आपके 8 पैड लगे हैं तो इसका मतलब आपका 40 ml तक ब्लड निकला है और वो एक नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल पीरियड मानेंगे उसको। पर अगर आपके 10, 15, 20 पैड हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका एबनॉर्मल पीरियड है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पीरियड्स में और एबनॉर्मल पीरियड्स में क्या अंतर होता है। साइकिल डेज का अंतर होता है, इसके अलावा कितने दिन तक आपका पीरियड्स चलता है और इसके अलावा कितनी आपको ब्लीडिंग होती है। अगर आपके नॉर्मल पीरियड हो रहे हैं, हर मंथ आ रहे हैं, अगर 5 से 7 दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। परंतु अगर आपके 15 दिन ऊपर हो रहे हैं, हर बार 20 दिन ऊपर हो रहे हैं, 1.5 महीना ऊपर हो रहे हैं, तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि क्यों आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या 2-2 महीने चढ़ के आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको उस समय अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब हम अगर नॉर्मल पीरियड है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर आपके एबनॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एबनॉर्मल पीरियड्स के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। जैसे कि कोई भी जब भी ना इरेगुलर पीरियड्स की कंप्लेन करके पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसके टेस्ट कराते हैं। कई बार उसकी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उसका T3, T4 तो कम हो रहा होता है, TSH बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर की भाषा में इसे कहते हैं मोटा होने वाला थायराइड। जब TSH ज़्यादा होने लगता है तो भी आपके पीरियड्स हैवी हो जाते हैं और काफ़ी दिन चढ़ के आते हैं। तो इसके लिए हमें उसको थायराइड की पूरी प्रॉपर मेडिसिन देनी पड़ती है। कई बार उसकी ब्लड शुगर इंक्रीज होने की वजह से
जो डायबिटीज़ की वजह से भी पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम जो होती है जिसमें कि आपका एलएच और एफएसएच रेशियो बहुत ख़राब हो जाता है, 2:1, 3:1 हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और या तो आते ही नहीं हैं 2-2, 3-3 महीने तक। अगर आते भी हैं तो वो या तो बहुत कम होंगे या बहुत ज़्यादा चलते ही रहेंगे, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आपने देखा कि जैसे आपके थायराइड, प्रोलैक्टिन, ब्लड शुगर, पीसीओडी और भी जैसे कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। दूसरा कारण है डाइट। आप क्या होता है कि बहुत ही जंक फूड खाते हैं, इरेगुलर आपकी डाइट होती है। इसके अलावा मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, पास्ता वगैरह। ये सब चीज़ें भी आपके जो हार्मोन्स है उसको इम्बैलेंस कर देती हैं और आपको कई बीमारियां हो जाती हैं जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये एक साइकिल सा बन जाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप बहुत सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट भी आपकी अच्छी नहीं है और उससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पीसीओडी हो रही है, उससे आपके पीरियड डिलेट हो रहे हैं। तो आपको सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी हर चीज़ आपकी पीरियड को डिले करने में इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको डाइट भी अपनी अच्छी लेनी है, यानी कि आपको बहुत अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, अंकुरित लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, वो डिप करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके फ्रेश फ्रूट है उनका आपको चाट सा बना के खा सकते हो। और इस तरह की चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करोगे तो आपके थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांस कम रहेगा। मैदा से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करो, शुगर और ये जो नमक ये थोड़ा कम अपनी उसमें डाइट में करो, तो इससे आपका अच्छा रहेगा। अब हम ये तो हुआ आपके यूट्रस से बाहर के कारण कि यूट्रस में जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है उससे बाहर क्या क्या कारण है। अब हम जानेंगे कि यूट्रस में ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रॉइड की। जो फाइब्रॉइड होती है उनको गठान भी कहते हैं। अब यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, बाहर की सिरोसा, फिर मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम। तो ये जो गाठान है मतलब फाइब्रॉइड है, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर ये अंदर वाली लेयर में यानी कि यूट्रस की कैविटी में होते हैं तो ये ज़्यादा ब्लीडिंग करते हैं और ज़्यादा आपको पेन करते हैं। इनके साइज पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है। तो इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको छोटे फाइब्रॉइड हैं तो वो कोई मेडिकेशन से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको बड़े फाइब्रॉइड है, वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप उनको फाइब्रॉइड को मायोमेक्टोमी करके निकाल सकते हैं। अगर यूट्रस के बाहर की तरफ है तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा मायोमेक्टोमी हो जाती है। अगर आपके यूट्रस के अंदर कैविटी में है तो हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा जो यूट्रस के अंदर के फाइब्रॉइड हैं उनको निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड कॉज यूट्रस में, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस के बारे में मैंने पहले भी अपने एक यूट्यूब वीडियो में बताया है। इसमें क्या होता है, जो हर बार यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है जो कि ब्लीडिंग के द्वारा निकलती है। कई बार क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम के सेल्स जो होते हैं, जो बीच की यूट्रस की लेयर होती है मायोमेट्रियम, उसमें चले जाते हैं और उसमें पॉलिफ्रेट करने लगते हैं। तो हर महीने जैसे ब्लीडिंग होती है तो आपकी अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो निकल जाती है, पर जो मायोमेट्रियम है वो पॉलिफ्रेट करके उसको बड़ा 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 करती रहती है। तो एडिनोमायोसिस से आपके यूट्रस का साइज भी बड़ा हो जाता है और साथ में आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग के दौरान काफ़ी पेन होता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस भी एक तरह से एडिनोमायोसिस का ही वो है। और एंडोमेट्रियोसिस में जो ये एंडोमेट्रियम के कण होते हैं, सेल्स जो होती हैं, वो यूट्रस के अलावा जैसे कि ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में या पीओडी में या कई बार ब्लैडर में, रेक्टम में, ऐसी जगह चली जाती हैं। और जब आपका पीरियड आता है तो ये भी पॉलिफ्रेट करती है और इससे जैसे कि एंडोमेट्रियम मतलब जो होती है वो भी पॉलिफ्रेट करती है, इसमें भी आपको पेन होता है। जैसे ओवरी में चॉकलेट सिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होती है और इससे आपकी ब्लीडिंग भी हैवी होती है और पीरियड्स के दौरान पेन भी होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पेशेंट में देखा है कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो उनको पहले से ही होते हैं, उनके जो ब्लड है उसमें ऐसे सब्सटेंस कम होते हैं जिससे कि उनकी ब्लीडिंग रुके। तो जब उनको पीरियड शुरू होते हैं तो शुरू ही हैवी ब्लीडिंग से होते हैं।
या कई बार क्या होता है, पेशेंट कुछ ऐसी एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहे होते हैं अपनी बीमारी की वजह से, या तो उनको कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ होता है या कोई उनको हार्ट डिजीज होती है, तो जैसे वो कई बार क्या होता है कि वारफेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, ऐसी अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो भी उनकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है। यूट्रस में कई बार देखा गया है कि अगर उनके पॉलिप हैं या सर्विक्स के मुंह पे पॉलिप है, पॉलिप भी एक तरह की लीफ नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस में होता है, इसका भी अल्ट्रासाउंड से ही डायग्नोसिस होता है, उसकी वजह से भी आपकी ब्लीडिंग इंक्रीज हो सकती है। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो डॉक्टर आपको एडवाइज करता है कि आप IUCD लगा लें, इंटर प्रॉपर्टी वगैरह जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। तो जब हम वो लगाते हैं तो वो कई पेशेंट को सूट नहीं करती है, या इनिशियली उससे क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है। अगर हम उसके साथ कुछ आपको एंटीकोगुलेंट और या कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं तो उनसे ब्लीडिंग कम हो सकती है, पर कई बार बिल्कुल भी आपकी ब्लीडिंग कम नहीं होती ये मल्टी लोड वगैरह लगाने की वजह से, तो आपको वो निकालनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने आपको कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनकी वजह से आपकी ब्लीडिंग पीरियड्स में इंक्रीज हो जाती है। अगर आप सेक्सुअल एक्टिव हैं तो आपने अगर कंसीव कर लिया है तो आपको 1.5 महीना ऊपर चढ़ गया जैसे, पर आपने कोई चेक नहीं किया और आपको पता चला कि एकदम मिसकैरेज हो गया है, तो मिसकैरेज के बाद भी जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी हैवी होती है और आपका जो फीटस होता है वो उसको निकालने की कोशिश करती है। तो ये 1 या 1.5 महीने बाद जब भी आपको जैसे ब्लीडिंग हुई तो आपको उससे पहले अपना टेस्ट भी करना चाहिए कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, आपको मिसकैरेज तो नहीं हो गया है क्या, इसकी वजह से तो है ना ब्लीडिंग नहीं आ रही। जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो हमेशा 1.5-2 महीने चढ़ के होते थे पर नॉर्मल होते थे, पर इस बार बहुत हैवी हो रहे हैं, तो उनका बीटा HCG कराया जाता है तो पता चलता है कि उनका पॉजिटिव है और उनको मिसकैरेज हुआ है। उनको ये पता भी नहीं होता कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। तो आपको हमेशा अपनी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपकी ब्लीडिंग के अंदर। क्या होता है कि कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया और ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो होती है इनकी वजह से भी क्या होता है कि आपकी यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हम वेजाइनल स्वैप या आपका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि आपको किस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज के साथ साथ किस तरह ऑन या ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग मतलब कि इंटरकोर्स करने के बाद ब्लीडिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसका पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है और आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये तो मैंने आपको कारण बताए कि क्यों आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं और पेन हो रहा है और इसके साथ साथ आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अब इनका ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा या फिर आपके पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के द्वारा, कई बार CT स्कैन या MRI के द्वारा भी पता चलता है कि आपको क्यों ये ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जब हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसे कि मैंने आपका फाइब्रॉइड का बताया, आप लेप्रोस्कोपी के द्वारा रिमूव करवा सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा, मायोमेक्टोमी के द्वारा रिमूव करा सकते हैं। पर कई बार फाइब्रॉइड का साइज काफ़ी बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा अगर भारीपन है, हैवीनेस फील हो रही है, बहुत पेन हो रहा है और पर मतलब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट्स जो हमने दिए है हार्मोन्स के, उसके बाद भी आपकी ब्लीडिंग में कोई कमी नहीं आ रही है, तो आप ऑपरेशन भी करा सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि आपका मेनोपॉज हो गया है, कि आपकी ब्लीडिंग आनी बंद हो गई है, तो उसके बाद भी 1 साल के बाद आपको ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, जो आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि वो आपकी ज़्यादा आ रही है, तो हम उसका एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं, एक छोटा सा पीस लेके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आपके कैंसर तो नहीं है। कई बार एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की वजह से भी जो आपकी ब्लीडिंग जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है और वो केवल हिस्टोपैथोलॉजी से, CT स्कैन से, MRI के द्वारा डायग्नोसिस होती है। जो इंडिया में एक बहुत मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, उसमें भी आपके ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती है और उसके हिसाब से हमें पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है जो बच्चेदानी का मुंह का होता है, वो आपको हर साल कराना चाहिए। उसमें अगर एटिपिकल सेल्स आती हैं
तो वो भी आपकी कैंसर या मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करती हैं और उसका भी आपको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो ये मैंने कुछ कारण आपको जो बताए हैं वो इरेगुलर ब्लीडिंग के, उन्हीं के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा उनका ट्रीटमेंट बताया है। और इससे संबंधित आपको कोई भी और जानकारी चाहिए कि अगर आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेन हो रहा है, तो आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।